नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने अभी जो कंप्यूटर की सीरीज चली आ रही है, इसके अंतर्गत अपन ने काफ़ी सारे जो है टॉपिकों को कवर किया है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रिंटर के बारे में बात की थी कि एक्चुअली में प्रिंटर क्या होते हैं और प्रिंटर की सभी तरीके की प्रकार और विशेषताओं के अंतर्गत अपन ने बात की थी, है ना। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एक्चुअली में जो स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, मतलब कि अपना जो अगला टॉपिक है वो आपका स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि भाई मेमोरी मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि स्टोरेज डिवाइस। और इसके अंतर्गत अपन को क्या क्या पढ़ना है, पहले अपन वो देखते हैं। देखो, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आपके एक्चुअल मेमोरी क्या होती है, फिर मुख्य मेमोरी। मेमोरी जो आपकी दो पार्टों में डिवाइड होती है, एक होती है आपकी मुख्य मेमोरी, एक होती है आपकी सहायक मेमोरी। और मुख्य मेमोरी के अंतर्गत भाई दो तरीके से बटी हुई थी, एक होती है आपकी रैम और एक होती है रोम। अब रोम के अंतर्गत अपन को देखो, रैम के अंतर्गत अपन को एक डी रैम देखना है और एक एस रैम देखना है। जबकि रोम की अगर अपन बात करें तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि जैसे मैंने एक पी रोम है, ई पी रोम है, तो ये विभिन्न प्रकार के मैंने इसमें इसके पार्ट लिखे हुए हैं। उसके बाद अपन सहायक मेमोरी की बात करें तो अपन को हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय डिस्क और उसके बाद अपन पेन ड्राइव की बात करेंगे। देखो, तो ये सारी आज अपन को चीज़ों को देखना है। अब जैसे मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मेमोरी जो होती है भाई एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसके अंतर्गत प्रोग्रामों को, डाटा को, सूचना को क्या है संग्रहित करके रखा जाता है। आई बात समझ में? तो मैंने मेमोरी में क्या बताया कि भाई एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंतर्गत जो है आपका सूचनाओं को, डाटा को या प्रोग्राम को किसी भी तरीके को स्टोर करके रखा जाता है। अब ये जो है आपकी अगर अपन बात करें मेमोरी, तो मेमोरी जो है आपकी एक बिट से मिलकर बनी होती है। बिट अगर की अपन बात करें भाई 8 बिट की एक श्रृंखला होती है जिससे मिलकर एक बाइट बनी हुई होती है। क्या बनी होती है? 8 बिटों की एक श्रृंखला होती है जिससे मिलकर एक बाइट बनी होती है। और यह आपकी सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। लेकिन मेमोरी की अगर अपन बात करें, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई तो बाइट ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बाइट ही मानी जाती है। मतलब कि सूचना की सबसे छोटी इकाई, सूचना की अगर सबसे छोटी इकाई है तो भाई आपकी बिट ही मानी जाएगी। लेकिन अगर अपन बात करें मेमोरी की सबसे छोटी इकाई तो वह बाइट ही मानी जाती है, ठीक है। और ये जो अगर मैं आप लोगों को ये जो बता रहा हूँ, ये भी एक एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो ये भी आप चीज़ें, इसको भी आप ध्यान रखना है ना। और मेमोरी के अंतर्गत जो है अपन को अब क्या पढ़ना है, एक अपन को पढ़ना है मुख्य मेमोरी और एक अपन को पढ़ना है सहायक मेमोरी। अब मुख्य मेमोरी तो और सहायक मेमोरी में देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे रैम की। किसकी बात करेंगे अपन? रैम की बात करेंगे, है ना। अब देखो रैम क्या होती है। देखो रैम, भाई रैम भी एक तरीके की क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि आपकी मॉस से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? मॉस से मिलकर बनी होती है। रैम क्या होती है? आपकी आपकी भाई एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि मॉस से मिलकर बनी होती है। मतलब कि आपकी मेंटल ऑक्सीडेंट सेमीकंडक्टर किससे मिलकर बनी होती है? मॉस से मिलकर बनी होती है। M4 भाई मेंटल ऑक्सीडेंट सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करें विभिन्न प्रकार का डाटा, सूचनाओं को जो भी स्टोर किया जाता है उसको आवश्यकता पड़ने पर क्या किया जाता है? स्वतः ही उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि भाई एक तो मॉस से मिलकर बनी होती है, दूसरा मैंने आपको कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो भी डाटा, सूचना और इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कभी भी जो है उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जब भी वक्त पड़ने पर हम इसको कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? इसको क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कभी भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आई बात समझ में? और ये मॉस से मिलकर बनी होती है। आगे अगर अपन बात करें तो भाई ये एक तरीके की आपकी जो है स्टोरेज डिवाइस जो है, ये बिजली का सप्लाई बंद होने पर इसमें उपस्थित इंफॉर्मेशन, सूचना, डाटा जो भी कुछ अगर आपने स्टोर कर रखा है वह बिजली के सप्लाई बंद होने पर क्या हो जाता है? स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये बात आई आप लोगों को समझ में? मैंने क्या बताया कि एक तो मॉस से मिलकर बनी होती है, दूसरा भाई इसमें जो भी डाटा होता है, सूचना होती है, वह कभी भी उपयोग किया जा सकता है। कि इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा गया है। आगे अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि बिजली की सप्लाई बंद होने पर क्या किया जाता है? स्वतः ही नष्ट हो जाता है। आई बस समझ में? तो ये एक तरीके की आपकी जो रैम थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको इसलिए ही कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी में भाई इसके दो पार्ट होते हैं। भाई एक होता है आपका डायनेमिक रैम और एक होता है आपका स्टैटिक रैम। तो मैंने दो पार्ट किसके बताए भाई? रैम के दो पार्ट बताए मैंने इसमें, जिसमें मैंने क्या है कि
एक तो आपकी डायनेमिक रैम होती है और एक स्टैटिक रैम होती है। अब अपन बात करते हैं रोम की। भाई रोम के अंतर क्या होता है कि ये क्या होता है कि भाई जिसमें पहले से ही डाटा भरा जा चुका है, जिसमें पहले से ही डाटा भर चुका है। अब देखना, रीड ओनली मेमोरी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है रोम की, क्या बताई मैंने आप लोगों को, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मतलब कि केवल पढ़ना, आई बात समझ में। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जैसे रोम लिखा हुआ है तो इसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें उपस्थित डाटा को केवल रीड किया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। मतलब कि इसमें डाटा पहले से ही स्टोर, मतलब कि पहले से ही भरा जा चुका है। ना तो हम इस पर लिख सकते हैं, ना ही इसमें क्या कर सकते हैं हम, ना ही इसको बदल सकते हैं। देखो अधिकांश जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वह रीड ओनली मेमोरी का ही यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, आपके रीड ओनली मेमोरी का ही यूज़ करते हैं, जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर अपन बात करें एक तरीके के जितने भी अपने जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, आई बात समझ में, अभी बात समझ में आ जाएगी आपको सभी लोगों। देखो एग्जांपल देता हूँ, जितने भी आपके घर के पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको जब भी हम जिनकी जो है आपकी बूटिंग प्रोसेस होती है, अब बूटिंग जो प्रोसेस होती है उसको स्वतः पहले ही स्टोरेज कर दिया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस के जरिए ही कंप्यूटर ऑन होता है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो डाटा भरा होता है वो रीड ओनली फॉर्मेट में ही भरा होता है। आई बात समझ में। मतलब कि अब हम बिजली की सप्लाई बंद भी कर देंगे तो इसके अंतर्गत भरा हुआ डाटा जो है, सूचना, प्रोग्राम, कुछ भी है, वह स्वतः ही नष्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये सीखना था, मैंने आप लोगों को ये सिखाया है, ठीक है। आपको बूटिंग प्रोसेस की बहुत अच्छी तरीके से मैंने एग्जांपल दिए, जिससे आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रीड ओनली मेमोरी केवल रीड करने का काम करेगी। एक तो पूरा फुल फॉर्म इसका एग्जाम में पूछा जाता है, रैम का और रोम का, कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी रोम का जो पूरा नाम है। आई बात समझ। और बूटिंग प्रोसेस का जो मैंने आपको एग्जाम दिया है वो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब देखो अपन को इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, एक तो पी रोम पढ़ना है, ईपी रोम पढ़ना है, फिर ईईपी रोम पढ़ना है और फ्लैश रोम पढ़ना है। तो अब आओ अपन क्या पढ़ते हैं भाई, इसके अंतर्गत पी रोम की बात करते हैं अपन। अब देखो पी रोम क्या होती है, पी रोम का आपका जो अगर अपन बात करें, पी रोम का होता है भाई प्रोग्रामेबल इरेजेबल जो है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का क्या होता है, मैंने आप लोगों को फॉर्म बताया आपको पी रोम। तो ये जो आपका फुल फॉर्म है ये आते हैं आपके एग्जाम में। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह एक तरीके की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें प्रोग्राम की सहायता से आपका क्या किया जाता है, सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। प्रोग्रामेबल जो है रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या किया जाता है भाई, जो है जो स्टोरेज किया जाए प्रोग्राम की सहायता से, इसमें सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। पी रोम की अगर अपन बात करें, ठीक है, ये एक तरीके की आपकी स्टोरेज डिवाइस ही होती है। अब ये जो मैंने सब लिख रही है ये एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या है वो अपन देख रहे हैं अभी, है ना। तो मैंने पी रोम बता दिया। अब देखो ईपी रोम में क्या होता है आपका भाई, एक तरीके की इसमें क्या होता है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि भाई एक तरीके के जो डाटा होता है वह और सूचना होती है वह क्या किया जा सकता है, मिटाई नहीं जा सकती, मतलब कि पहले से स्टोरेज किया जा सकता है। लेकिन ईपी रोम की अगर अपन बात करें तो ईपी रोम एक इस तरीके की डिवाइस होती थी जिसके अंतर्गत हम प्रोग्राम को फिर से क्या कर सकते थे भाई, लिख सकते थे। मतलब कि क्या कर सकते थे, फिर से प्रोग्राम को लिखा जा सकता था, इनपुट किया जा सकता था। अब इसके अंतर्गत अगर हमको किसी दूसरे प्रोग्राम को रन करना है या लिखना है तो इसको हम जो पहले से उपस्थित इसमें जो सूचनाएं और डाटा है उसको हम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से सर्किट से हटाकर सूचनाओं को इरेज कर सकते थे। आई बात समझ में, क्या कर सकते थे, मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी पहले से उपलब्ध जो डाटा होगा उसको पराबैंगनी किरणों के माध्यम से एक सर्किट की सहायता से उसको हटा सकते थे और दूसरे प्रोग्राम को हम क्या कर सकते थे, तैयार कर सकते थे। तो और ये जो आपका इरेजेबल प्रोग्रामर जो है आपका ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसको एक बर्नर की सहायता से इसमें क्या किया जाता था, प्रोग्राम को वापस से जो है स्टोर किया जाता था। तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया, ईपी रोम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताया है कि भाई एक तो इसमें इसको इरेज कर हम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से सर्किट से हटाकर सूचनाओं को वापस स्टोर कर सकते थे। और किससे कर सकते, किस माध्यम से कर सकते थे, एक बर्नर की माध्यम से हम इसको वापस इसमें जो है डाटा को स्टोर कर सकते थे। इसमें मैंने आप लोगों को देखो पी रोम में क्या करा बताया, पी रोम में मैंने बताया कि एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस होती है और इसमें जो डाटा और सूचना होती है प्रोग्राम जो होते हैं इसके अंदर ही स्टोर होते हैं। लेकिन ईपी रोम में अपन इरेज कर सकते हैं, किस टाइप से भाई,
परावैंगनिक किरणों के माध्यम से इसमें क्या कर सकते हैं, अपन इसको इरेज कर सकते हैं, और फिर बर्नर की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसको वापस से स्टोर कर सकते हैं। देखो अब आता है आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इनके जो नाम है आपके फुल फॉर्म है, आप बहुत अच्छी तरीके से इनको एक बार देख लेना। देखो ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यह क्या करती है, यह एक ऐसी मेमोरी है जिसे जो है इसमें फिर से प्रोग्राम करने के लिए सूचनाओं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। क्या होती थी भाई, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई सूचनाओं को फिर से प्रोग्राम लिखने के लिए अगर हमें कोई नया प्रोग्राम लिखना है तो इसमें उपस्थित डाटा को इरेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती थी। क्या बताया मैंने आपको, इसमें क्या होता था कि भाई इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई इसके अंतर्गत जो भी डाटा पहले से हुआ करता था उसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किसी एक विशेष सॉफ्टवेयर की सहायता से इसमें क्या किया जाता था, वापस प्रोग्राम को हम क्या करते थे, जो है लिख सकते थे और स्टोर कर सकते थे। अब देखो तीनों को समझाता हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डाटा को पहले तो स्टोर किया जाता था, तो सिर्फ स्टोर करने की चीज़ रहती थी, लेकिन इसके अंतर्गत जो डाटा स्टोर था, अब इसमें अगर कोई अपन को दूसरी चीज़ लिखना है तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले डाटा को इरेज करेंगे। इरेज किससे किया जाएगा, परावैंगनिक किरणों से किया जाएगा, और बर्नर की सहायता से उसको वापस क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें तो इरेज करने की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके ऊपर ही किसी विशेष सॉफ्टवेयर की सहायता से उसको अपन क्या कर सकते थे, नए प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। अब देखो जो फ्लैश रोम है आपकी, फ्लैश रोम में क्या आता है कि फ्लैश रोम एक तरीके का जो है आजकल जो है आपके पीसी जो रहती हैं, आपकी पर्सनल कंप्यूटर रहते हैं। देखो फ्लैश में अगर अपन बात करें, फ्लैश रोम जो है एक पर्सनल कंप्यूटर की अगर अपन बात करें, जो आजकल बहुत सारे आपके जैसे जो जगह जगह घरेलू जो आप घर में यूज़ करते हैं, उसमें क्या रहता था कि एक जो पीसी रहता था, बायोस मतलब कि BIOS, देखो बायोस की अगर अपन बात करें, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम के आधार पर ये क्या करता था, काम करता था। किसके आधार पर काम करता था, बेसिक इनपुट आउटपुट के आधार पर ये काम करता है, और इसमें सूचनाओं और डाटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग सूचना और डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बायोस का प्रयोग आपका सूचना और इसको स्टोर करने के लिए किया जाता है ना, इसका प्रयोग। तो ये तो अपन ने क्या देखा है कि भाई एक अपन ने देखी मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी क्या होती है, फिर मेन मेमोरी में अपन ने रैम देख ली, रोम देख लिए, फिर एक किसके दो प्रकार मैंने बताया, एक डी रैम बताइए और एक स्टैटिक रैम, मतलब कि डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। इसके रोम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक पी रोम बताइए, एक ईपी रोम बताइए, ईईपी रोम बताइए, और एक फ्लैश रोम बताइए। तो ये अपन ने क्या देखा है, अभी तक अपन ने मुख्य मेमोरी की बात की है। अब अपन बात करेंगे सहायक मेमोरी। अब सहायक मेमोरी क्या होती है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। देखो अब अपन बात करते हैं सहायक मेमोरी की। देखो सहायक मेमोरी क्या होती है, सहायक मेमोरी में अपन को देखो हार्ड डिस्क पढ़ना है, फ्लॉपी डिस्क पढ़ना है, चुंबकीय टेप और पेन ड्राइव। अब देखो सहायक मेमोरी के अंतर्गत क्या होता था कि यह एक तरीके का बाह्यतम रूप है। क्या है, एक तरीके का बाह्यतम, मतलब कि एक्सटर्नल जो चीज़ होती है बाह्यतम रूप होती हैं, जिससे पीसी से कनेक्ट किया जाता है। अब देखो पीसी से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपके पास में कोई जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें आप देखो पेन ड्राइव भी लगाते हो, आई बात समझ में, आप उसमें जो है एक हार्ड डिस्क भी लगाते हो। और पहले के ज़माने में जब पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क नहीं हुआ करती तो फ्लॉपी डिस्क से काम चलाया जाता था, तो फ्लॉपी डिस्क लगा जा सकते थे। ठीक है, तो इसमें मुख्य मेमोरी क्या होती थी, जैसे कि अगर अपन मेन मेमोरी की अगर अपन बात करें तो वो तो थी, लेकिन सहायक मेमोरी की अपन को क्या ज़रूरत पड़ी, अपन वो देखते हैं। देखो मेन मेमोरी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो सूचना थी, जो डाटा था, बिजली की सप्लाई होने पर क्या किया जाता था, नष्ट हो जाता था। और इंटरनल मेमोरी बहुत कम मात्रा में हुआ करती थी, इसलिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ी। अब इसके अंतर्गत जो भी डाटा सूचनाएं होती हैं जो हम संग्रहित करते रखते हैं, वो बहुत अधिक समय तक हम संग्रहित करके रख सकते हैं, और इसीलिए हमें क्या पड़ा, एक एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, मतलब कि सहायक मेमोरी की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे कि अगर अपन बात करें तो ये ऐसी जो है आपकी जो ऐसी मेमोरी है जो मैग्नेटिक जो है डिवाइस की तरह होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक डिवाइस की तरह होती है, मतलब कि इन पर चुंबकीय जो मैग्नेट का लेप होता है। क्या होता है, चुंबकीय मैग्नेट का एक तरीके से लेप होता है। अब देखो इसमें अगर अपन बात करें, देखो आपको समझ में तो आ रहा है ना मैंने आपसे क्या कहा। देखो ये जो सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि इसके अंतर्गत सूचनाओं को संग्रहण करने का बहुत अधिक समय तक हम संग्रहण करके रख सकते हैं। लेकिन मुख्य मेमोरी की अपन बात करें तो मुख्य मेमोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये बहुत महंगी भी होती थी। लेकिन अगर अपन बात करें सहायक मेमोरी, ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं और सस्ती भी आती हैं और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग करती हैं।
अब आपसे बात करूं तो इसके अंतर्गत अब हर एक व्यक्ति इन चीज़ों से परिचित होगा कहीं न कहीं, कि हार्ड डिस्क सभी व्यक्तियों को पता होगी, फ्लॉपी डिस्क सभी व्यक्तियों को पता होगी। तो अपन एक एक करके देखते हैं इसके अंतर्गत। देखो, अपन सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले अपन फ्लॉपी डिस्क की बात करेंगे भाई। जो फ्लॉपी आपकी डिस्क हुआ करती थी, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ही हुआ करती थी, और इसका जो आकार कुछ इस तरीके से हुआ करता था। प्लास्टिक की एक जो है इस तरीके की डब्बे में कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, और ये बहुत पतली हुआ करती थी, जिसके अंदर एक गोल होता है, जो गोल चक्र एक हुआ करता था, जिसके ऊपर और नीचे चुंबकीय मतलब मैग्नेट का एक लेप लगा हुआ होता था। क्या होता था, एक चुंबक का एक मैग्नेट का एक लेप लगा हुआ होता था, और जिसके मतलब कि मैंने बताया ना, जिसके दोनों तरफ हुआ करता था। और प्लास्टिक की एक बहुत पतली सी डिस्क हुआ करती थी, जिसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत स्टोरेज करने की क्षमता बहुत कम हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, जो स्टोरेज है आपका, स्टोरेज की क्षमता बहुत कम हुआ करती थी इसके अंतर्गत। अब जो पहली अगर अपन बात करें तो इसके आकार की बात करें तो 3.25 से लगाकर 5 जो है आपका 2 तक जो फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोर था, वो पहला जो स्टोर था वो यही था। मतलब कि जो पहली जो फ्लॉपी डिस्क बनाई थी, मैंने बताया ना कि स्टोर करने की क्षमता बहुत कम थी। तो जो 3.5 इंच से जो है 3.5 से लगाकर जो है आपका 3.25 से लगाकर 5.2 तक इसमें स्टोरेज किया जा सकता है। मतलब कि अगर अपन बात करें, इसमें बहुत कम मात्रा में स्टोरेज किया जाता था। अब लेकिन सीडी के आने के बाद, मतलब जो आपकी सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब कि सीडी के आने के बाद अब इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। क्या हो गया है, सीडी के आने के बाद सबसे ज़्यादा इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। और जो पहली जो फ्लॉपी डिस्क बनाई थी, 1969 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1969 में पहली फ्लॉपी डिस्क बनाई गई थी, और सीडी के अस्तित्व में आने के बाद इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया था। मतलब कि फिर इसको उपयोग करना और बनाना इसको बंद ही कर दिया गया था। आई बात समझ में। तो फ्लॉपी डिस्क में मैंने आप लोगों को बताया, तो एक तो 1969 में इसका पहली बार जो है आपका क्या किया गया था, इसको क्रिएट किया गया था, और ये प्लास्टिक की थी, जिसमें चुंबकीय एक गोल आकार का एक वो लगा हुआ था, और जिसके दोनों तरफ चुंबक का क्या किया गया था, लेप किया जाता था। अब देखो आगे अपन बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क की। धीरे धीरे बता रहा हूँ। देखो फिर क्या हुआ था कि भाई आपकी आती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब कि चुंबकीय टेप। कॉम्पैक्ट डिस्क की सीडी की अगर अपन बात करें तो कुछ सीडी से आप सभी लोग परिचित हो। सीडी का आकार कुछ इस तरीके का हुआ करता था, ठीक है। और इसके एक तरफ जो है चुंबक की लेप लगी हुई होती थी, और बाहर से प्लास्टिक का एक जो है कवर बना हुआ होता था। आप लोगों को सभी को पता होगा। अब इसके अस्तित्व में आने के बाद फ्लॉपी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये आपकी एक तरीके से केवल रीड ओनली मेमोरी थी, जिसमें अगर एक बार डाटा स्टोरेज कर दिया गया है तो उसको आप बहुत समय तक पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या था कि भाई सिर्फ रीड करने का मतलब कि एक बार स्टोर करने के बाद इसको कई बार पढ़ा जा सकता था, सिर्फ इसके अंतर्गत यही एक सुविधा थी, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बंदे के जो है जेब के अंतर्गत आपको आज की डेट में पेन ड्राइव मिलेगी, और ये भी एक तरीके की डिस्क की तरह ही होती है, जो है मेमोरी स्टोरेज मेमोरी की तरह होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के आधार पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि 2 GB की या 4 GB की या 64 GB की या आपकी, तो इस तरीके की ये पेन ड्राइव भी आती हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क की। देखो हार्ड डिस्क के अंतर्गत क्या होता है, ये भी एक तरीके की आपकी क्या होती है भाई, एक्सटर्नल जो है आपकी डिवाइस ही होती है ना, जिसको कंप्यूटर के अंतर्गत लगाया जाता है। सीपीयू के अंतर्गत ही आजकल ये लगाई जाती है। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक तो ये नॉन वैलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है, एक नॉन वैलेटाइल मेमोरी होती है, और इसमें जो आपका पहला हार्ड डिस्क बनाया गया था वो IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। आपका जो पहला जो हार्ड डिस्क है वो किसके द्वारा बनाया गया था, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था पहला आपका हार्ड डिस्क। और अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत जिसकी क्षमता बहुत कम थी, पहला जो आपका हार्ड डिस्क बनाया गया था इसकी क्षमता बहुत कम थी हार्ड डिस्क की, ठीक है। और यह अलग अलग आकार एवं क्षमता के आधार पर इसका प्रोडक्शन किया गया था। क्या किया गया था, आकार एवं क्षमता के आधार पर इसका प्रोडक्शन किया गया था। और इसमें क्या था कि ये जो हार्ड डिस्क थी इसके अंतर्गत कुछ चुंबक की कुछ छड़ें जैसी आकृति हुआ करती है इसके अंतर्गत,
जिसकी हर एक यूनिट पर डाटा को जो स्टोर किया जाता है। तो ये जो आपका मैंने आप लोगों को बताया, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपसे शेयर की। तो ये एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस का आपका जो है एक टॉपिक था, जो आज अपन ने जो है आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ठीक है, तो एक बार आप ये डायग्राम देख लोगे और जो मैंने आप लोगों को बताया है, आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके अगर आपको इसको सुनोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ये कंप्यूटर की सीरीज चली आ रही है, इसमें सारा टॉपिक सारे जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।